गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने अकाउंट पार्ट 1 पूरा कर लिया है। अकाउंट पार्ट 2 में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पार्ट 3 कंपनी का वार्षिक हिसाब, जिसमें दोस्तों मैंने आपको अलग अलग 2 यूट्यूब लाइव लेक्चर के माध्यम से पक्की तलपट का नमूना, कंपनी कानून 2013 के प्रशिष्ट 3 के अनुसार पक्की तलपट का जो नमूना है वो, और दूसरे लाइव लेक्चर के माध्यम से लाभ हानि पत्रक का नमूना आपको सिखाया था। और लास्ट वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 सीखा था। उससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर लिया था, और लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 यानी संपत्ति दर्शाता हुआ पक्की तलपट वो हमने सीखा था। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं दायित्व दर्शाता हुआ पक्की तलपट क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 149 क्वेश्चन नंबर 5 हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित बाकियां युवा लिमिटेड की बही में से तारीख 31/3/17 के दिन ली गई है। इन बाकियों पर से तारीख 31/3/17 के दिन की पक्की तलपट की इक्विटी और दायित्व पक्ष यानी कि दायित्व वाला पक्ष कंपनी कानून 2013 के प्रशिष्ट 3 के अनुसार तैयार कीजिए। तो हमें क्या तैयार करना है दोस्तों? कौन से कंपनी का? तो युवा लिमिटेड का इक्विटी दायित्व दर्शाता हुआ पक्की तलपट। युवा लिमिटेड का इक्विटी दायित्व दर्शाता हुआ पक्की तलपट, फॉर्मेट विवरण, रकम ऐसे आपका एक पेज में ही आपकी फुल स्केप की नोटबुक होगी। तो 15 से 20 लाइन में आराम से ये सवाल पूरा हो जाएगा। मेरा यहाँ नीचे तक नहीं आने वाला है, इसलिए एक दूसरे पेज में मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ। विवरण, और रकम। चलिए, ये सवाल शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि पक्की तलपट में कितने मुख्य शीर्षक होते हैं, कितने शीर्षक होते हैं और कितने उपशीर्षक होते हैं, जिससे हमें ये सवाल करने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों, पक्की तलपट में 2 मुख्य शीर्षक होते हैं। पहला इक्विटी दायित्व जिसका आज हम लोग तैयार करने वाले हैं, और दूसरा संपत्तियां जो हमने कल की वीडियो में देखा था। और कुल मिलाकर 5 शीर्षक होते हैं। इक्विटी दायित्व वाले पक्ष में 3 और संपत्तियों वाले पक्ष में 2। कौन कौन से? शेयर धारकों का भंडोल, बिन चालू दायित्व, चालू दायित्व, और फिर संपत्तियों वाले में बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शेयर धारकों का भंडोल, बिन चालू दायित्व, चालू दायित्व, बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति। और 19 अलग अलग उप शीर्षक होते हैं। पहले वाले में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 ऐसे। शेयर धारकों के भंडोल में 2 है, शेयर पूंजी, अनामत और आधिक्य। बिन चालू दायित्व में 3 है, दीर्घकालीन उधार ली रकम, दीर्घकालीन प्रावधान और अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी। चालू दायित्व में ऊपर की तरह ही 3 है, दीर्घकालीन की जगह आपको अल्पकालीन बोलना है। अल्पकालीन उधार ली रकम, अल्पकालीन प्रावधान, अन्य अल्पकालीन जिम्मेदारी और उसके अलावा व्यापारी देना। बिन चालू संपत्ति में दोस्तों 4 है। सबसे पहले बिन चालू संपत्ति में स्थायी संपत्ति, और स्थायी संपत्ति में दृश्य में जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर वगैरह, और अदृश्य संपत्ति। उसके बाद बिन चालू विनियोग के बाद दीर्घकालीन लोन धिरान और अन्य बिन चालू संपत्ति। चालू संपत्ति में चालू विनियोग, अल्पकालीन लोन धिरान, अन्य चालू संपत्ति, उसके अलावा माल सामग्री, रोककर और रोककर समकक्ष व्यापारी लेना। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको पक्की तलपट के सभी मुख्य शीर्षक और उपशीर्षक के बारे में बता दिया। आज जो हमें क्वेश्चन करना है वो सिर्फ इक्विटी दायित्व दर्शाता हुआ पक्की तलपट तैयार करना है। जैसे कल संपत्ति वाला पक्की तलपट था, आज हमें सिर्फ इक्विटी दायित्व दर्शाता हुआ। तो इक्विटी दायित्व के लिए पहले मैं मेन हेडिंग डाल दे रहा हूं, मुख्य शीर्षक इक्विटी दायित्व। इक्विटी दायित्व, यह हमारा मुख्य शीर्षक हो गया। अब इसके अंदर 3 शीर्षक है अलग अलग। पहला शेयर धारकों का भंडोल, या शेयर धारकों का फंड भी कह सकते हैं आप।
इसके अंदर भी दो है दोस्तों अलग अलग, चाहो तो आप पहले से भी लिख सकते हो, नहीं तो आप बाद में भी लिख सकते हो, तो मैं पहले से ही लिख कर रख दे रहा हूँ। शेयर पूंजी, शेयर पूंजी के अंदर क्या क्या आ सकता है, तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, शेयर जब्ती माइनस बाकी हफ्ता, उसके अलावा अनामत आधिक्य, अनामत आधिक्य में कोई भी अनामत आ सकता है दोस्तों, इसका यहाँ पे योग करेंगे और वो योग हम बाहर लिख देंगे। दूसरा जो शीर्षक आता है वो आता है बिन चालू दायित्व, और उसके अंदर 3 है दोस्तों। सबसे पहला है दीर्घकालीन उधारी रकम, दूसरा है दीर्घकालीन उधारी रकम के अंदर क्या क्या आ सकता है, तो डिबेंचर, सार्वजनिक डिपॉजिट और बॉन्ड। उसके बाद दीर्घकालीन प्रावधान, उसके अंदर क्या आ सकता है दोस्तों, तो उसके अंदर दीर्घकालीन प्रावधान के अंदर दोस्तों कर्मचारियों से जुड़ा हुआ प्रावधान, यानी कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड, कारीगर लाभांश फंड, ग्रेजुटी फंड, ये सब दीर्घकालीन प्रावधान के अंदर आ सकता है दोस्तों। दीर्घकालीन उधारी रकम, दीर्घकालीन प्रावधान। उसके बाद अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी में, अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी, अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी में दोस्तों डिबेंचर वापसी प्रीमियम, शेयर वापसी प्रीमियम, ये अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी में आ सकता है। फिर इन तीनों का जो योग होगा वो योग करके हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद अभी भी एक तीसरा बाकी है, चालू दायित्व। चालू दायित्व के अंदर पहला अल्पकालीन उधारी रकम, इसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये सब आ सकता है। उसके बाद अल्पकालीन प्रावधान में करवेरा का प्रावधान, अल्पकालीन प्रावधान में आ सकता है दोस्तों। उसके बाद व्यापारी देना, उसमें लेनदार, देनी हुंडी, व्यापारी देना में आ सकता है। और अन्य चालू दायित्व, अन्य चालू दायित्व में दोस्तों कोई भी चुकाना बाकी खर्च, अग्रिम प्राप्त आय, वो अन्य चालू दायित्व में आ सकता है। फिर इसके बाद इसका टोटल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, और यहाँ लिखने के बाद यहाँ पे हम कुल योग करेंगे। तो इस तरह से फॉर्मेट बना दिया है। अब बहुत आसान काम है, अब हमें सब सिर्फ देखना है और किसके अंदर आएगा वो लिखना है। तो उसके लिए पेज नंबर 150 आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 1,30,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 5 के ऐसे 6,50,000। तो किसके बारे में कहा गया है, इक्विटी शेयर। कहाँ आएगा इक्विटी शेयर, तो शेयर पूंजी में। तो यहाँ पर डैश करके लिख देंगे आप इक्विटी शेयर। पूरा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इक्विटी शेयर लिख देंगे तो भी चलेगा, और पूरा लिख देंगे तो और अच्छी बात है। इक्विटी शेयर कितना, तो 6,50,000। तो ऐसे लिख देना है 6,50,000, क्योंकि हमने सभी शीर्षक को तो लिख ही लिया है, साथ ही साथ उप शीर्षक को भी लिख लिया है। मुख्य शीर्षक था इक्विटी और दायित्व, शीर्षक 3 थे, शेयर धारकों का भंडोल, ये रहा पहला, दूसरा बिन चालू दायित्व, और तीसरा चालू दायित्व। और उसके बाद 2, 3, 5 और 4, 9 जो उप शीर्षक थे वो भी हमने लिख लिया है। अब कौन सा किसके अंदर आएगा वो लिखना है। सामान्य अनामत, क्या वर्ड है दोस्तों, अनामत। तो किसमें आएगा, अनामत और आधिक्य में। सामान्य अनामत कितना है, सामान्य अनामत दोस्तों, तो सामान्य अनामत है 70,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 70,000। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड। किससे जुड़ा होता है प्रोविडेंट फंड, कर्मचारियों से। तो कर्मचारियों का कोई भी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ होगा तो दीर्घकालीन प्रावधान में आता है प्रोविडेंट फंड। कितना है प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड है दोस्तों 3,60,000। उसके बाद है लेनदार। आपको अच्छी तरह से मालूम है लेनदार हमारा चालू दायित्व है, और चालू दायित्व में भी किसके अंदर, व्यापारी देना के अंदर लेनदार। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सब में एक से ज़्यादा नहीं आएंगे। आपको लग रहा होगा कि अगर 2, 3 आ जाएंगे तो हम कहाँ लिखेंगे, नहीं, वो आपको एक ही देंगे, एक से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेनदार किसी किसी में तो होगा भी नहीं, यानी हमने लिख दिया है तो हमें डैश करना पड़ेगा। तो लेनदार कितना है दोस्तों, 86,000। उसके बाद लेनदार के बाद है सार्वजनिक डिपॉजिट। आपको अच्छी तरह से मालूम है सार्वजनिक डिपॉजिट, बॉन्ड, डिबेंचर, ये किस में आता है, दीर्घकालीन उधारी रकम में। तो इसमें डैश करके लिखेंगे सार्वजनिक डिपॉजिट। कितना है सार्वजनिक डिपॉजिट,
तो सार्वजनिक डिपॉजिट है 3,26,000। सार्वजनिक डिपॉजिट के बाद है किराया चुकाना बाकी। किराया हमारे लिए क्या है? खर्च है, और खर्च चुकाना बाकी है तो किसमें आएगा? अन्य चालू दायित्व में। किराया चुकाना बाकी, कोई भी खर्च चुकाना बाकी हो तो अन्य चालू दायित्व में कितना है किराया चुकाना बाकी? 13,000। उसके बाद है करवेरा का प्रावधान। मैंने बताया था करवेरा का प्रावधान और सूचित डिविडेंड, ये किस में आता है? अल्पकालीन प्रावधान में। तो अल्पकालीन प्रावधान में लिखेंगे करवेरा का प्रावधान। थोड़ा आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने नमूना थोड़ा याद कर लिया है और मैंने सब फॉर्मेट भी पहले से लिख दिया है। आप फॉर्मेट याद कर लेंगे और उसके अंदर जो मैंने आपको बताया था लाइव लेक्चर के माध्यम से, वो भी अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो फिर बहुत आसान लगेगा आपको। करवेरा का प्रावधान कितना है? तो 68,000। इसमें कुछ सीखना नहीं है, बस हमें नमूना अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसके बाद अन्य दीर्घकालीन दायित्व, डायरेक्ट हेडिंग ही लिखा हुआ है, अन्य दीर्घकालीन दायित्व। ये रहा अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी, यानी वही अन्य दीर्घकालीन दायित्व कितना है? 15,000। और काम चलाऊ लोन जमा बाकी दिया है, मतलब दायित्व ही है, तो काम चलाऊ लोन अल्पकालीन उधारी रकम में लिखेंगे। काम चलाऊ लोन कितना है? वो 12,000। तो लगभग सब में सब कुछ आ गया। अब हम लोग क्या कर देंगे? योग कर देंगे। 6,50,000 और 70,000 जोड़ेंगे दोस्तों तो 7,20,000। उसके बाद 3 3 6, 6,60,000 और 26,000 जोड़ेंगे तो 86,000। 86 और 5 91 और 10 1,01,000। और इधर कितना हुआ था? 3 और 3 6 लाख। 6 लाख और 1,01,000 यानी 7,01,000। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं। 3 लाख 3 लाख 6 लाख 60,000, 26 और 15,000 को जोड़ेंगे तो 1,01,000 होगा दोस्तों। तो 6 लाख और 1,01,000 करेंगे तो कुल मिलाकर 7,01,000। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इस तरफ 68 और 12 को जोड़ेंगे तो 80 80 80 1,60,000 और 6 1,66,000 1,66,000 और 13,000 1,79,000। फिर भी एक बार आप अच्छी तरह से जोड़ लीजिएगा। अब कितना कितना है? 7,20,000, 7,01,000 और 1,79,000। तो 1,79,000 और 1,000 जोड़ेंगे तो 1,80,000 हो जाएगा, और 20,000 जोड़ेंगे तो 2 लाख हो जाएगा पूरा। तो 2 लाख और 7 लाख और 7 लाख 14 लाख, 14 और 2 16 लाख। अब एक बार चेक कर लीजिएगा कुल योग कितना आएगा दोस्तों? 16 लाख। तो ये जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, जो दायित्व तो दर्शाता हुआ पक्की तल पर था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के रूप में उदाहरण नंबर 8 दिया था। उसके बाद उदाहरण नंबर 9 भी संपत्ति वाला ही था, तो वो भी आप कर सकते थे। उसके बाद आज के क्वेश्चन जो है, कल की तरह आप उदाहरण नंबर 8 9 दोनों को कर सकते हैं। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 5 किए हैं उसकी तरह आप उदाहरण नंबर 10 को कर सकते हैं। तो उदाहरण नंबर 10 आप कर लीजिएगा। उदाहरण 10 में पूरा पक्की तल पर तैयार करना है तो वो हम कल करेंगे। आज आप उदाहरण नंबर 9 को ही होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा। उदाहरण नंबर 10 जब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे पूरा पक्की तल पर, यानी दायित्व और संपत्ति पूरा रहेगा, तब आपको क्वेश्चन उदाहरण नंबर 10 कीजिएगा। आज आप होमवर्क के रूप में उदाहरण नंबर 9 कर लीजिएगा, जो संपत्ति दर्शाता हुआ ही है। थैंक यू सो मच।